नमस्कार साथियों, नाथ पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः है आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपने जिस बुक के रिव्यू से संबंधित या जिस बुक की बात कर रहे हैं वो अपनी है राजस्थान के इतिहास का प्रश्न बैंक। ये वैसे अभी थर्ड एडिशन है ये, और इसके बारे में अपन थोड़ी सी बात करते हैं। इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देते हैं। ये अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले ही मार्केट में आई है, 2-3 दिन हो गए इसको मार्केट में आए हुए। ये इसका थर्ड एडिशन है, उससे पहले 2 इसके एडिशन आ चुके हैं। ये बिल्कुल एकदम अपना नया एडिशन है। तो ये देखिए, इधर आप जैसे पा रहे होंगे, ये नाथ पब्लिकेशन का ये जो, एक मिनट रुकना, ये जो नाथ पब्लिकेशन का प्रश्न बैंक है ना, नाम है राजस्थान का इतिहास, और ये एक प्रश्न बैंक है। ये इसका कवर पेज है। जो कवर पेज है वो आपका ये कवर पेज है, इसको आराम से आप देख पा रहे होंगे। राजस्थान का इतिहास, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल। ये आपका प्रश्न बैंक है। पवन भंवरिया सर हैं, राजवीर शिलाइच सर हैं, विक्रम शिलाइच सर हैं, विकास शिलाइच, इनके द्वारा इसको तैयार किया गया है। ऊपर ये लिखा हुआ है, बिल्कुल एकदम नया संस्करण है ये, 2025 तीसरा संस्करण है। इसके अंदर जो प्रश्न शामिल है, पहला प्रश्न बच्चे के, स्टूडेंट के दिमाग में ये होता है कि इसके अंदर जो प्रश्न है वो कहाँ तक है। तो इसके अंदर प्रश्न है आरएस प्री का जो अभी एग्जाम हुआ है 3 फरवरी को, उसका वहां तक के इसमें प्रश्न शामिल है 3 फरवरी को, ठीक है ना। और ये बाकी के जो भी अपने और किताबें आ रही हैं, जैसे ये ओल्ड इज गोल्ड आज ही मार्केट में आई है, ठीक है ना। इसका मैं 1-2 दिन बाद में इसका वीडियो बना दूंगा, जब ये लगभग बुक स्टोर पे चली जाएगी उसके बाद में। और खूब डिमांड वाली जो किताब रही है ओल्ड इज गोल्ड, ये किताब आ चुकी है, बिल्कुल आज जयपुर में आ चुकी है, और कल राजस्थान में और भी जो बुक स्टोर है वहाँ चली जाएगी ये। अब बात करते हैं कि इस राजस्थान के इतिहास के अंदर जो मैटर है वो कैसा है, उस मैटर की अपन बात करते हैं। ये देखिए इधर, यह आपके राजस्थान का इतिहास का कवर पेज है ये, ठीक है ना। ये आप देख पा रहे होंगे। आगे देखिए, है ना, एकदम तृतीय नवीन संस्करण है ये, राजस्थान का इतिहास है, ठीक है ना। और ये सबसे पहले क्या है, इसकी इंडेक्स है ना, इसके इंडेक्स है राजस्थान के इतिहास के स्रोत, राजस्थान की सभ्यताएं, जनपद और प्राचीन नाम, राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत, गुजर प्रतिहार वंश, मेवाड़ का गुहिल राजवंश, डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ का गुहिल वंश, जयपुर का कछवाहा वंश, मारवाड़ का राठौड़ वंश, बीकानेर के राठौड़ वंश, किशनगढ़ के राठौड़, रणथंबोर के चौहान, सांबर और अजमेर के चौहान, जालोर के चौहान, कोटा बूंदी, नाडोल सिरोही के चौहान। बिल्कुल इनको अलग अलग टॉपिकों में डाला हुआ है, टॉपिक वाइज, ठीक है ना। ये चौहान वंश चाहते तो एक जगह कर देते थे, लेकिन इसको अलग अलग कर दिया है। जाट राजवंश, बाकी के छोटे मोटे बच गए वो इसके अंदर आ गए। सामंत प्रथा और मध्यकालीन प्रशासन है, मराठों का राजस्थान में प्रवेश और उनका क्या प्रभाव रहा, राजस्थान में ब्रिटिश आधिपत्य, राजस्थान में 1857 की क्रांति, राजस्थान में किसान आंदोलन, राजस्थान में जनजातीय आंदोलन, राजनीतिक चेतना और समाचार पत्र, राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन व स्वतंत्रता संग्राम, राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम में जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं या प्रमुख सेनानी हैं उनके बारे में, और महिलाओं का क्या योगदान रहा था इस स्वतंत्रता संग्राम में, इससे संबंधित एक टॉपिक है, और राजस्थान का एकीकरण। टोटल इसके अंदर 326 पेज हैं, 326 पेज है। अब इसकी विशेषता क्या, इसके अंदर एक तो जितने भी आज तक एग्जाम हुई है उनके सबके प्रश्न है, प्लस इसके अंदर और है, वो प्लस ये है कि इसके अंदर कुछ ऐसे भी प्रश्न लास्ट में डाले हुए हैं ने महत्वपूर्ण लगा के, कि वो किसी एग्जाम में तो नहीं आए लेकिन आने की संभावना है, तो वो भी लास्ट में डाले हुए हैं, जैसे मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पर। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। जैसे ये पहला टॉपिक है राजस्थान के इतिहास का स्रोत। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये अपने सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है 2022 में, कि घटियाला शिलालेख में निम्नलिखित में से किस वंश की जानकारी मिलती है, गुहिलोत, कछुआ है, सिसोदिया या मंडोर के प्रतिहार। तो इसका आंसर है वो आपके मंडोर के प्रतिहार। घटियाला शिलालेख मैं एक पढ़ के बताता हूँ, बाकी ये सारा पढ़ा नहीं जाएगा। घटियाला शिलालेख 1861 ईस्वी का है, जोधपुर। ये शिलालेख गुजर प्रतिहार वंश के शासक ककुक के समय लिखा गया था। इस शिलालेख के लेखक मातृ रवि नामक मग ब्राह्मण तथा उत्कीर्णकर्ता कृष्णेश्वर था। यह शिलालेख जैन मंदिर, यह शिलालेख एक जैन मंदिर के निकट जोधपुर में स्थित है। जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करने वाला यह शिलालेख है। इस शिलालेख से हमें मंडोर के प्रतिहार वंश की उत्पत्ति, प्रतिहार शासकों की नामावली और उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। इस शिलालेख में गुजर प्रतिहारों को ब्राह्मण वंशीय बताया गया है। इसमें हमें राजा हरिश्चंद्र और उनके उत्तराधिकारी जैसे भोग, भट्ट, कक, रज्जील, दह, इनके राज्य विस्तार
के बारे में जानकारी मिलती है। इस तरह से इसके नीचे व्याख्या दे रखी है। ये जो पीछे एग्जाम में जैसे ये आपके फिर एक कंप्यूटर अनुदेशक का पेपर है, क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद आगे आप चलोगे तो यहाँ देखिए जैसे एक क्वेश्चन ये रहा पटवार का कि किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है। चीरवा शिलालेख, श्रृंगी ऋषि का शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, अपराजित का शिलालेख। तो इसका आंसर है बिजोलिया शिलालेख। तो फिर बाद में बिजोलिया शिलालेख के बारे में यहाँ विवरण दे दिया है कि यह लेख बिजोलिया में स्थित पार्श्वनाथ मंदिर की उत्तरी दीवार के पास एक चट्टान पर उत्कीर्ण है। बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा 1170 ईस्वी का। प्रशस्तिकार गुणभद्र, संस्थापक जैन श्रावक लोलाक, सांबर और अजमेर के चौहानों का वर्णन है इसके अंदर। ये मतलब इतने 3 लाइनों के अंदर बहुत सारी बातें लिख दी, शॉर्ट करके लिखा हुआ है ये कि भीलवाड़ा में है, हब है कब का 1170 ईस्वी का है, प्रशस्तिकार कौन है इसका, गुणभद्र है, संस्थापक कौन है, जैन श्रावक लोलाक है, ठीक है ना। और कहाँ के चौहानों का इसमें वर्णन है तो सांबर और अजमेर के चौहानों का। चौहानों के आदि पुरुष वासुदेव चौहान द्वारा 551 ईस्वी में शाकंभरी में चौहान राज्य की स्थापना और सांबर झील का निर्माण का उल्लेख है इसके अंदर। इसमें सांबर और अजमेर के चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया और उनकी वंशावली भी दी गई है। इसी के आधार पर डॉक्टर दशरथ शर्मा ने चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से बताई थी। इसमें डोहली नामक भूमिदान का भी उल्लेख है। इसमें अनेक स्थानों के पुराने नाम हैं, जैसे सांबर का शाकंभरी, नागौर का अही छतरपुर, भीनमाल का सिरीमाल, जालोर का जाबालीपुर, बिजोलिया का विंध्यावली या विजयावली, इनका उल्लेख भी मिलता है। इसको कायस्थ केशव ने लिखा था। प्रशस्ति का उत्कीर्णकर्ता गोविंद था। ये मूलतः दिगंबर जैन धर्म से संबंधित लेख है। इतना विवरण है इसके अंदर। और फिर इससे संबंधित तो प्रश्न आ गए, वो सारे के सारे नीचे आ गए, ठीक है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना भाई, बहुत अच्छी तरीके से इसको तैयार किया गया है ये, है ना। उसके बाद देखो ये जो क्वेश्चन है ये सब की व्याख्या दे रखी है, देखो इधर, ये देखो इधर, है ना। तभी तो इतने पेज हो गए इसके अंदर। फिर ये राजपूतों की उत्पत्ति से के सिद्धांत वाला जैसे सीधा ही जो आपका चौथा टॉपिक है कि राजपूतों की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत हैं, इसमें सारा सारा विवरण दे दिया यहाँ पर पहले। उसके बाद नीचे क्या है इसके आंसर दे रखे हैं कि आबू पर्वत पर वशिष्ठ के अग्निकुंड से उत्पन्न। तो चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों में बताया कि जब परशुराम ने क्षत्रिय जाति का विनाश कर दिया था तब पृथ्वी पर मलेच्छों तथा राक्षसों के अत्याचार बढ़ गए थे। तब पृथ्वी के त्रास का हरण करने के लिए वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया था, जहां अग्निकुंड से 4 राजपूतों का उदय हुआ था, गुज्जर प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चाहमान या चौहान, ठीक है ना। तो ये पूरा विवरण यहाँ पे दे रखा है। ये देखिए सूर्यवंशी, चंद्रवंशी या फिर वैदिक कार्यों के संतान। उसके बाद में देखिए आप आगे चलो, ये सब बाकी के जो प्रश्न है इससे संबंधित वो नीचे आ गए। ये आपका गुज्जर प्रतिहार वंश आ गया, ये गुज्जर प्रतिहार वंश आ गया। ये आपके मेवाड़ का सिसोदिया या गुहिल राजवंश आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान है जिन्होंने गुहिलों को ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है। ये भी स्कूल व्याख्याता में आया है। GH ओझा हैं, दशरथ शर्मा हैं, GN शर्मा है या JN आसोपा है। तो ये इसके बाद में विवरण दे दिया है कि GH ओझा ने गुहिलोतों को ब्राह्मण उत्पत्ति का विरोध किया, गुहिलोतों की ब्राह्मण उत्पत्ति है उसका विरोध किया, और गुहिलों को क्या बताया, सूर्यवंशी क्षत्रिय बताया था। DR भंडारकर ने बापा के लिए प्रयुक्त हुए विपर शब्द के आधार पर गुहिलों को ब्राह्मण वंश माना है। गोपीनाथ शर्मा भी यही मानते हैं। अबुल फजल के अनुसार मेवाड़ के गुहिल ईरान के 9 शेरवा आदिल की संतान है। तो इस तरह से ये प्रश्न दे रखे हैं। फिर आप नीचे चलोगे यहाँ पर, इसके बाद में आप नीचे चलोगे तो देखिए यहाँ पर आगे अपन चलते हैं नीचे, यहाँ चलिए आप आगे। और बहुत सारे प्रश्न हैं इसके अंदर, सभी तो नहीं बताए जाएंगे, लेकिन जैसे ये क्वेश्चन है एक आपके, ये देखो कि किस राजपूत ने हरिनाथ, सुंदरदास और जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण दिया था। आमेर का मानसिंह, मारवाड़ का चंद्रसेन, बीकानेर का जय सिंह, मेवाड़ का राज सिंह। तो इसका आंसर है आमेर का मानसिंह। और ये इनके समय के जितने भी अपने विद्वान हैं और उनके द्वारा जो भी रचना की गई वो दे रखी है। जैसे मान प्रकाश मुरारीदास के द्वारा, मानसिंह कीर्ति मुक्तावली जगन्नाथ के द्वारा, मानचरित्र कवि नरोत्तम, मानचरित्र अमृत राय, पत्र प्रशस्ति और पवन कल्याण दलपत राय, राग चंद्रोदय, राग मंजरी ये पुंडरीक के द्वारा, ठीक है ना। इस तरह से इसमें विवरण दिया हुआ है, ठीक है ना। ये मारवाड़ के राठौड़ वंश आ गए, है ना, कि जिसे पहले मारू कहा जाता था, ये जैसे सीटी के अंदर आया हुआ है, फिर मरुवार, बाद में ये धीरे धीरे मारवाड़ हो गया। तो अपना ये जोधपुर है ये, है ना। राठौड़ शब्द निम्न में से किससे बना है, जो कि दक्षिण की एक जाति थी, तो ये राष्ट्रकूट है।
है ना। तो इससे संबंधित भी अपन थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं मोटा मोटा, है ना। कुछ जो दे रखा, जैसे ये देखो मुंडियारी ख्यात का विषय क्या है, तो मारवाड़ के राठौड़ है। ये मुंडियारी ख्यात के बारे में विवरण दे रखा है। ये बीकानेर के राठौड़ वंश आ गया ये, कि बीकानेर राज्य की स्थापना किसने की। ये 3 ग्रेड 2013 में आया हुआ है। राव जोधा, राव बीका, कल्याणमल, राव राय सिंह, तो इसका आंसर राव बीका हो गया। राव बीका बीकानेर के राठौड़ वंश का संस्थापक था। बीका मारवाड़ के शासक राव जोधा का पुत्र था। बीका ने 12 अप्रैल 1488 ईस्वी को बीकानेर नगर की स्थापना की थी। बीका ने सबसे पहले कोडमदेसर को अपनी राजधानी बनाया था। यहाँ पर मंडोर से लाई भैरव जी की मूर्ति को स्थापित कर भैरव मंदिर बनवाया था। और फिर बीकानेर में नागनेची माता का मंदिर बनवाया, बीका जी की टेकरी नामक दुर्ग बनवाया, और देशनोक में करणी माता का मूल मंदिर बनवाया था, है ना। ये है ना। किस शासक को कलयुग का कर्ण कहा गया है, तो इसका आंसर राव लूणकर्ण है। कि बिट्ठू सुजा ने अपने ग्रंथ राव जैतशिरो छंद में राव लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहा। जय सोम ने अपने ग्रंथ करमचंद्र वंशोत्कीर्तनम काव्य में इनकी दानशीलता की तुलना कर्ण से की। राव लूणकर्ण की द्वारा लूणकरण सर झील और बीकानेर में लक्ष्मीनाथ जी मंदिर का जो निर्माण किया गया था उसकी जानकारी भी मिलती है ना। ये देखो इधर, है ना। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं इसके अंदर, बहुत अच्छी तरीके से क्या है इसकी व्याख्या की हुई है ना। देखिए मालदेव, अब ये देखो, ये जैसे ये अन्य महत्वपूर्ण है, ये किसी एग्जाम में नहीं आए ना। मैंने क्या कहा था कि इसके अंदर लास्ट में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं जो किसी एग्जाम में नहीं आए लेकिन वो इंपॉर्टेंट है, तो वो यहाँ पे लास्ट में दे रखे हैं। जैसे देखो ये क्वेश्चन, ये जैसे अभी आरएस के अंदर मैंने कहा ना कि आरएस में जो पेपर हुआ है वहां तक के क्वेश्चन है ये, है ना। जैसे ये देखो इधर कि महाराजा रतन सिंह ने बासनपीर का युद्ध किस रियासत से लड़ा था, जैसलमेर, जयपुर, पटियाला, जोधपुर, तो इसका आंसर क्या होगा आपका जैसलमेर। बासनपीर का युद्ध 1829 में जैसलमेर के गज सिंह तथा बीकानेर के रतन सिंह के मध्य लड़ा गया था, जिसमें जैसलमेर की जीत हुई। ये राजस्थान का अंतिम युद्ध था जो 2 रियासतों के बीच लड़ा गया था। उसके बाद रियासतों के बीच में कभी युद्ध लड़ा ही नहीं गया था। फिर बाद में जैसे ये रणथंभौर के चौहान हो गए, है ना। जैसे ये क्वेश्चन है पीटीआई में कि रणथंभौर के शासक हमीर देव चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ पहली बार मुठभेड़ हुई, तो 1290। ये यहाँ पर विवरण दे रखा है कि 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने झांसी के दुर्ग पर आक्रमण कर उसे जीत लिया था। इस दुर्ग में गुरुदास सैनी, जिसने चौहान सेना का नेतृत्व किया, वीरगति को प्राप्त हुआ। झांसी को चौहानों की राजधानी का प्रहरी कहा जाता है। 1291 में जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग का घेरा डाला लेकिन वो उसको जीत नहीं पाया। 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग का घेरा डाल दिया किंतु उसको विजित नहीं कर पाया। अच्छा ये लाइन डबल हो गई है, चलो कोई बात नहीं, है ना। आगे देखो इधर, फिर बाद में ये देखो इधर, ये देखो इधर, ये अर्णोराज। अच्छा ये क्वेश्चन है जहां भी है, ये अर्णोराज की पत्नियां हैं, मारोट के जोहिया राजकुमार सदवा के पुत्र जगदेव। अच्छा इसके अंदर वो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बार बार आए हैं कि ये अजमेर के जो कुछ शासक है उनका क्रम पूछते हैं बार बार, इसलिए ये एक लिस्ट में बना दिया यहाँ पर कि यहाँ पर अर्णोराज की जो पत्नियां हैं मारोट, जोहिया, राजकुमारी, सदवा के, इनके पुत्र दे रखे हैं जगदेव और विग्रहराज चतुर्थ। और गुजरात की चालुक्य राजकुमारी कंचन देवी है, उसके पुत्र ये सोमेश्वर है। फिर जगदेव का बेटा कौन हुआ, पृथ्वीराज द्वितीय हुआ। विग्रहराज चतुर्थ के 2 बेटे हुए, अपर गांगे और नागार्जुन। सोमेश्वर के 2 बेटे हुए, पृथ्वीराज तृतीय और हरिराज। और बाद में इनका ये क्रम है अर्णोराज के बाद में कि पहले जगदेव बना, फिर विग्रहराज चतुर्थ बना, उसके बाद में अपर गांगे बना यानी ये अपर गांगे बना, उसके बाद पृथ्वीराज सेकंड बना यानी ये पृथ्वीराज सेकंड बना, उसके बाद में सोमेश्वर बना, है ना, ये सोमेश्वर बन गया, और उसके बाद में पृथ्वीराज थर्ड बन गया। ये तो ये एक टेबल के माध्यम से समझाया हुआ है ये, ठीक है। और ऐसे फिर प्रश्न आए हुए हैं, देखो ये रहा चौहान राजवंश के शासकों का काल क्रमानुसार, ये पटवार में आया था, व्यवस्थित कीजिए। उसके बाद में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसके नीचे यहाँ पे डाल रखा है, देखो ये रहा, ये डाल रखा कि चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों में, ये ऐसा ही के अंदर आया था, काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे ये जालोर के चौहान हो गए। जालोर का प्रथम चौहान राज्य कौन सा था, नाडोल से जालोर वाले निकले थे, ये भी उधर एक लिस्ट बना रखी है। ये जाट राजवंश हो गया ये, है ना। उसके बाद आगे चलोगे तो ये सामंत प्रथा और मध्यकालीन प्रथा हो गई आपके, है ना। फिर आगे आप चलोगे तो ये राजस्थान में ब्रिटिश आधिपत्य, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूतों से साइक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था क्या, है ना। तो इसका आंसर जो होगा वो अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना है। फिर इसके बारे में विवरण दे रखा है। उसके बाद में ये सारे जितने भी उस टाइम जो संधियां हुई थी अंग्रेजों के साथ, तो वहां पर ये पूरी लिस्ट एक साथ दे रखी है पहले, है ना, कि भरतपुर का जो राजा है वो रणजीत सिंह है, उन्होंने संधि कब की, ये जीती पूरी की पूरी आपको लिस्ट यहाँ मिल जाएगी, ये लिस्ट दे रखी है यहाँ पर टोटल।
उसके बाद में ये विवरण और दे रखा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ राजस्थान की रियासतों की दो प्रकार की संधियां हुई थी। प्रथम दौर की संधि, दूसरे दौर की संधि। प्रथम दौर की वो सहायक संधि है, दूसरी है वो अधीनस्थ या आश्रित संधि है। प्रथम दौर की संधि सबसे पहले किसने की, या फिर उसके बाद में दूसरे दौर की संधि सबसे पहले किसने की, और उसके बाद में इनसे संबंधित जितने सारे के सारे हैं वो प्रश्न आ गए वो, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छी तरीके से इसको अरेंज कर रखा है ना। इस तरह देखिए 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी कौन था, है ना, तो चार्ल्स मेटकॉप था। इसका विवरण ऊपर दिया हुआ है ये, है ना। ये राजस्थान में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम है। जैसे सबसे पहले ये इसी क्रम में है जैसे आप बुक में पढ़ते हो ना, बुक में जिस क्रम से आप पढ़ते हो उसी क्रम के अंदर इसके अंदर डिजाइन किया हुआ है कि 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी, तो 6 थी। इन 6 का विवरण दे दिया और वहां कौन कौन सी और बटालियन नियुक्त कर रखी थी उनका विवरण यहाँ सामने दे रखा है। और फिर इससे संबंधित सारे जो प्रश्न है वो सारे सारे नीचे आ गए। नसीराबाद है, नीमच है, ब्यावर है, देवली है, एरनपुरा है, खेरवाड़ा है ना, और ये विवरण दे रखा है ना। फिर बाद में ये आपके पॉलिटिकल एजेंट आ गए। ये प्रश्न पता नहीं बहुत बार आता है ये, तो ये कौन कौन से पॉलिटिकल एजेंट है 1857 क्रांति के समय, है ना। तो ये प्रश्न तो पता नहीं कितनी बार आ गए। देखो 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट, भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट, जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट, सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट है। यह देखो खूब आए हुए हैं ये। फिर चलो आगे वाले पेज पे चले गए ये, है ना। और ये जैसे क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, युद्ध से संबंधित बिथोड़ा का युद्ध है, इसका मतलब ये एरनपुरा छावनी से संबंध आ गया। ये राजस्थान में किसान आंदोलन है ना, कि राजस्थान के किस क्षेत्र में कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल की, तो ये मेवाड़ था आपका। और उसके बाद में राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ, तो बिजोलिया में हुआ था। फिर बिजोलिया से संबंधित जितनी बातें थी वो सारी की सारी उसी क्रम से है ना, ये उसी क्रम से है यहाँ पे, ठीक है ना। ये जैसे विवरण यहाँ दे रखा है, मैं थोड़ा सा बताता हूँ, इसका विवरण बताता हूँ, फिर आगे चलते सीधे। ये देखो क्वेश्चन है, बिजोलिया आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो ये पीटीआई में भी आया हुआ है, जेल प्रहरी में भी आया हुआ है। तो ये राव कृष्ण सिंह के समय 1893 में शुरू हुआ था। तो यहाँ लिख दिया कि 1894 में राव गोविंद दास की मृत्यु के बाद राव किशन सिंह नया जागीरदार बना। बिजोलिया ठिकाने में भूमि कर निश्चित करने के लिए कुंता प्रथा प्रचलित थी। और फिर ये दे रखा है, राव कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता से 84 प्रकार के लागतें ली जाती थी। तो फिर 1897 में क्या हुआ था, गिरधरपुरा में गंगाराम धाकड़ की मृत्यु बोझ है, तो वहाँ लोग इकट्ठे हुए, नानजी पटेल ठाकरे पटेल को भेजा था वहाँ पर, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई, है ना। 6 महीने बाद में महाराणा ने एक जांच आयोग भेजा था, हामिद हुसैन को भेजा था यहाँ पर, लेकिन कोई खास कार्रवाई हुई नहीं। इस तरह से ये आपके विवरण दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये यहाँ पर इन किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन के चरण दे रखे हैं और इससे संबंधित ये बहुत सारे प्रश्न, इसके नीचे बहुत सारे, अब भाई 327 पेज है तो प्रश्न तो होने ही है ये, ठीक है ना। ये आपके टॉपिक है राजस्थान में जनजातीय आंदोलन हो गया ये, ठीक है ना। उसके बाद इस तरह से ये विवरण दे रखा है ये, जैसे ये राजस्थान में राजनीतिक चेतना और समाचार पत्र है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई, तो राजस्थान सेवा संघ के बारे में सारा का सारा यहाँ पे डाल दिया ये। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा में विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर के द्वारा की गई थी। संघ द्वारा वर्धा से राजस्थान केसरी नामक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला गया। अक्टूबर 1920 में राजस्थान सेवा संघ को स्थानांतरित अजमेर कर दिया गया। यहाँ से नवीन राजस्थान को बंद कर दिया तो तरुण राजस्थान, ये क्रम से दे रखा है। 1926-27 में जब विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी के बीच मतभेद हो गया तो राजस्थान सेवा संघ विच्छिन्न हो गया, है ना। ये चीजें हैं, ये इस तरह से इसको डिजाइन कर रखा है। फिर ये सारा उससे चल रहा है, ये सारे के सारे समाचार पत्र देखो आप, राजस्थान केसरी, है ना। ये देखो इधर इस तरह से। फिर ये देखो यहाँ पर ये कुछ समाचार पत्र डाल रखे हैं यहाँ पर, है ना, और अन्य ये फिर बाद में इनसे संबंधित पूछते हैं यहाँ पर, ये मिलान करने वाले संगत है ना। फिर यहाँ पे देखो ये लास्ट में डाल रखा है राजस्थान की राजनीतिक संस्थाएं एक नज़र में, ये भी एक शॉर्ट के अंदर डाल दिया यहाँ पर, जितनी भी संस्थाएं हैं देखो ये पूरी डाल रखी है, ये देखो। फिर आगे पेज में चली गई। और ये राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख सेनानी और व्यक्तित्व है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले है, राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले व्यक्ति कौन थे, तो अर्जुन लाल सेठी थे। यहाँ पर अर्जुन लाल सेठी के बारे में विवरण है यहाँ पर कि 1 सितंबर 1880 को जयपुर में इनका जन्म हुआ। 1902 में महाराजा कॉलेज जयपुर से स्नातक किया उन्होंने। सवाई माधो सिंह द्वितीय ने चौमू का जिलाधीश बनाया, लेकिन छोड़ दिया, ये कहते हुए छोड़ा कि अर्जुन लाल यदि नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा। चौमू के ठाकुर देवी सिंह के यहाँ निजी सचिव के रूप में भी उन्होंने कार्य किया था। और अर्जुन लाल सेठी को जन जागरण का अग्रदूत या जयपुर राज्य में जन जागृति का जनक कहा जाता है। ये इसके अंदर बाद में अर्जुन लाल सेठी से संबंधित जितने प्रश्न है वो इसके नीचे मिल जाएंगे आपको, कि वह क्रांतिकारी जिसने अपने कैरियर की शुरुआत
चौमुखे ठाकुर के निजी सचिव के रूप में की थी। इस तरह से ये प्रश्न। यह आपके फिर एक टॉपिक है महिलाओं का योगदान है ना। उसके बाद में ये आपके टॉपिक है लास्ट में राजस्थान का एकीकरण, ठीक है ना। तो ये भी आपको इसी क्रम में दिया हुआ है ये। तो इस तरह से इसको बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन किया हुआ है। ये राजस्थान का इतिहास एकदम नवीनतम है ये। तो बिल्कुल आप पढ़िए, है ना। और आगे भी अपन मिलते रहेंगे। ओके, धन्यवाद।